जय माता दी दोस्तों। ये बुढ़िया कौन है जो खाना चोरी कर रही है? ये बुढ़िया यहाँ खाना बनाने आई थी या चोरी करने? पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है। अपनी इज्जत का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता। अरे पता नहीं और कितने दिन तक जिंदा रह लेगी जो इस बुढ़िया से आज भी चोरी करना नहीं छोड़ा जा रहा। कहते हुए जन्मदिन के समारोह में आए हुए एक रिश्तेदार ने बिमला जी के हाथ से खाने की पोटली को खींचते हुए उन्हें गाली देते हुए लोगों को आवाज़ दे रहा था कि इस बुढ़िया की करतूत तो देखो। इस तरह दोनों की छीना झपटी में वह सारा खाना जमीन पर गिर गया, जबकि उस पोटली में केवल दाल और 4 रोटी ही थी। कोई 56 भोग भी नहीं रखा था। बिमला जी ने तभी बबलू जी, जिनकी पोती के जन्मदिन का समारोह हो रहा था, वह भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जब देखा बिमला जी खाना लेकर जा रही हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और खाने में केवल सादा दाल और 4 रोटी थी। उन्होंने खाने को ध्यान से देखा तो उसने अपना दिमाग लगाया कि आखिर यह औरत सिर्फ सादा खाना ही लेकर क्यों जा रही थी, वह भी छुपा कर, जबकि यहाँ तो 56 भोग अर्थात एक से बढ़कर एक नया पकवान बना है। हो ना हो जरूर यह किसी मजबूरी की मारी है। और उसने याद करने की कोशिश की यह कौन हो सकती है, क्योंकि उनका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तब उसे याद आया कि अरे यह तो बिमला जी हैं जो पहले उनके पड़ोस में ही रहती थी। जब शादी होकर आई थी तब नरेंद्र बहुत छोटा था, लेकिन रोटी कमाने की आपाधापी में हम सब काम से शहर गए तो वहीं के होकर रह गए। लेकिन कई दिनों बाद अपने ज़माने के सबसे अच्छे पड़ोसी और इंसान को देखा, फिर भी एक दूसरे को नहीं पहचाना। तब विनोद बहुत छोटा था, अब बड़ा हो गया, इसलिए उसने भी नहीं पहचाना। लेकिन जब विनोद ने अपने दिमाग में जोर डाला तो वह उन्हें पहचान लिया। उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ा और कहा, यह तो बिमला ताई है जो किसी समय में अपने इलाके की सरकारी अफसर की पत्नी हुआ करती थी, जहां 10-10 नौकर 24 घंटे उनकी सेवा में खड़े रहते थे। और विनोद बिमला जी को बचपन से जानता था कि वह कितनी दयालु और सबकी लोकप्रिय महिला हुआ करती थी। मेरी माँ और वह तो बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी, लेकिन उनकी ऐसी दुर्दशा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस समय तो किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ काम कर रहे एक सहयोगी से कहकर उनके लिए फिर से दाल चावल और सब्जी मंगवाया और सम्मानपूर्वक उन्हें दिलवाया। बिमला जी उस जन्मदिन समारोह में कैटरर के साथ सब्जी काटने और खाना बनाने में मदद करने के लिए मजदूर के रूप में वहाँ गई हुई थी। लेकिन उन्होंने जब ऐसी शर्मनाक हरकत की थी तो जब यह बात कैटरर को पता चली तो उसने उसे खूब डांटा। लेकिन विनोद ने उसे समझाते हुए कहा, भाई कोई बात नहीं, जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो आप उन्हें क्यों डांट रहे हो। और भी कुछ कहना ही वाला था, इतने में कोई उन्हें बुलाकर अंदर ले गया। थोड़ी देर में बिमला जी अपनी गर्दन झुकाए, चेहरे को अपने पल्लू से ढके, आंखें नीचे किए चुपचाप वहीं पहुंच गई जहां अनेक मजदूर सब्जी काट रहे थे। सभी लोग उन्हें टेढ़ी दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन उस केटरर ने उन्हें और जलील करना उचित नहीं समझा और उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। उसने उनका सारा काम निपटाकर बिमला जी ने सभी लोगों के साथ भरपेट भोजन खाया और उस कैटरर के कहने से थोड़ा सा खाना फिर से लेकर चली गई। विनोद भी अपनी बेटी के जन्मदिन में इतना व्यस्त हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे बाद में बिमला जी के साथ मिलकर बातें करनी थी। लेकिन जब तक उसके घर के समारोह होते रहे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह वहाँ से जा चुकी थी। कैटरर भी अपना सारा सामान लेकर जाने लगा। तभी विनोद को अचानक याद आया कि अरे बिमला ताई भी तो आई थी, मैं उनसे बाद में बात करूंगा सोचा, लेकिन उनसे बात ही नहीं कर पाया। पापा क्यों ना कैटरर से उनका एड्रेस पूछ लिया जाए
आखिर क्या हुआ है उनके साथ, वह तो पता लगाया जाए। वह दौड़कर उस कैटरर के पास गया और उससे पूछा तो वह बोला, साहब मुझे नहीं मालूम वह बुढ़िया कहाँ रहती है। उसे जब जब ज़रूरत रहती है वह सिग्नल के पास आकर बैठ जाती है। मैं उसे वहीं से उठाकर ले आता हूँ। फिर वह कहाँ आती जाती है मुझे नहीं मालूम। विनोद बोला, भाई वह जब भी मिले मुझसे ज़रूर मिलवाना। क्यों साहब, कोई ख़ास है क्या? विनोद ने उससे कहा, अब तुझे क्या बताऊं भाई, वह खास से भी ज़्यादा खास है। तो फिर आपने उस दिन क्यों नहीं कहा? उनसे कैटर ने कहा, अरे सबके सामने उन्हें ताई कहकर संबोधित कर देता और मेरी रिश्तेदारी बता देता तो वह तो शर्म के मारे मर ही जाती भाई, क्योंकि वह बहुत ही इज्जतदार और कुलीन परिवार से संबंध रखती है। क्या बात कर रहे हैं साहब, कैटर ने कहा। हाँ भाई, तुझे यकीन नहीं होता हो तो सुन, उनका नाम बिमला है। हम उन्हें बिमला ताई कहकर पुकारते थे। वह अपने समय के सरकारी अफसर की पत्नी हुआ करती थी। वह बहुत ही दयालु किस्म की महिला थी। नहीं बल्कि अभी भी हैं, कैटर बोला। साहब हाँ, यह बात तो आपने सही कही। वे अम्मा जब जब काम पर आती हैं वहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट और मज़ेदार बनता है कि लोग तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाते और हमारे मज़दूर के बीच भी कभी खटपट नहीं होती। इधर बिमला जी के पति अफसर बाबू, जो कि अब नाम के ही अफसर बाबू रह गए थे, वह एक किराए के मकान में जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। बिमला जी उनके पास थोड़ा सा खाना रखकर उनके लिए दवाई लेने गई हुई थी। उसी समय उन्हें खांसी इतनी जोर की आई, वह उस खांसी के अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह चारों हाथ पैर को छटपटाने लगे, जिसके कारण उनके पास रखा खाना भी नीचे गिरकर फैल गया, जो खाने लायक नहीं रह गया। जब बिमला जी दवाई लेकर वापस आई तो देखा उनके पति बेहोश पड़े हुए हैं और उनके आसपास रखे सामान बिखरे हुए हैं, तो वह बहुत घबरा गई। वह हवा की तरह दौड़ती रोती हुई ऑटो रिक्शा के लिए सड़क की ओर भागी कि उनके पति को जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर जा सके। तभी इत्तेफाक से विनोद अपनी कार से उस तरफ से किसी काम से जा रहा था। बिमला जी को इतना भी ध्यान नहीं था कि सामने से कार आ रही है। वह विनोद की कार के सामने आ गई। ड्राइवर ने कार रोकी और बिमला जी के ऊपर चिल्लाने लगा, ए बुढ़िया, तुझे मरना है क्या? और अगर मरना भी है तो क्या मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी? चल निकल यहाँ से। ए बुढ़िया, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो सच में चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर गाड़ी। कहते हुए ड्राइवर ने गाड़ी एक तरफ लगाई। तभी विनोद ने देखा कि वह बुढ़िया कपकपे हाथों से माफ़ी मांग रही है, तो उसे उन पर दया आ गई। जब उसने पास जाकर देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। वह बिमला जी को पहचान गया। उसने उनका हाथ पकड़ा और एक किनारे में ले जाकर शांति से बैठाया और कहा, अरे बिमला ताई, आपने मुझे पहचाना? मैं आपके पड़ोस में रहने वाला विनोद हूँ। मेरी माँ का नाम सुमित्रा है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। आप दोनों तो एकदम पक्की सहेली थी ना? अब कुछ याद आया आपको? बिमला जी ने दिमाग पर जोर डाला। तब उन्हें याद आया कि यह वही विनोद है जो उनके बेटे दीपक के साथ खेला करता था। उन्होंने अपने बेटे को जितना प्यार दिया था उतना ही प्यार विनोद को भी दिया था। शायद उसी का प्रतिफल था जो विनोद उन्हें दूसरे बेटे के रूप में मिला था। जब विनोद ने उनकी ऐसी हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसने अपनी कसम दे दी तब बिमला जी ने बताया, बेटा, हम लोग मेरे बेटे दीपक के साथ ही रह रहे थे, लेकिन बहू मनीषा बहू नहीं बल्कि कसाई निकली। हमारे बेटे के रहते हुए तो हमें कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जैसे ही दीपक अपनी ड्यूटी पर जाता या किसी काम से घर से बाहर जाता तो वह हम दोनों को इतना परेशान करती कि हमारा जीना दूभर हो जाता।
वह यह सब इसलिए कर पाती क्योंकि उसके मायके वाले उसको भड़काते थे। वह हर बात के लिए उसे कहते, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तभी तू इस घर की महारानी बनकर रह सकती है, वरना तेरी सास तुझे नौकरानी बनाकर रख देगी। बहू भी उन्हीं की बातों में आकर हम दोनों बुजुर्गों पर अत्याचार करने में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती थी। जैसे ही सुबह होती बहू मुझे घर के काम में लगा देती। वैसे ही दीपक के पिताजी को बाहर से दूध लाना, सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल बस तक पहुंचाना, गार्डन की सफाई, सारे काम करवाती। अगर हम दोनों में से किसी एक की भी तबीयत खराब हो जाती तो वह हमें काम न करना पड़े इसलिए बहाना बनाने का इल्ज़ाम लगाती और कामचोर कहकर और भी ज़्यादा काम करवाती। और अगर हमने थोड़ी सी भी नानुपुर की तो हम पर हाथ भी उठा देती और धमकी देती कि अगर दीपक को बताया तो खाना पीना तो बंद ही कर देगी, साथ ही इस घर में भी नहीं रहने देगी। हम दोनों बूढ़े हो चुके थे, इसलिए डरते थे कि अब इस उम्र में आखिर कहाँ जाएंगे, इसलिए दीपक से कुछ नहीं कहते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन दीपक को ऑफिस की तरफ से किसी काम के सिलसिले में विदेश जाना था और वह 2 महीने बाद ही वापस आने वाला था। उसने मिठाई का डब्बा लाकर सबसे पहले हमारे हाथ में थमाया और कहा, माँ, पिताजी, आपके बेटे का प्रमोशन होने वाला है, लेकिन 1 महीने के लिए विदेश जाना होगा। उसके बाद वापस आते ही मेरा प्रमोशन हो जाएगा। वह मेरी तनख्वाह भी 3 गुना हो जाएगी। माँ, पिताजी, आप दोनों खुश तो हैं ना? हम दोनों बेटे के विदेश जाने की बात सुनकर दुखी तो हुए, लेकिन उसकी तरक्की में बाधा कैसे बन सकते थे, इसलिए हमने उसे खुशी खुशी विदेश जाने के लिए आशीर्वाद दे दिया। हमारा बेटा अभी भी देश में ही है, लेकिन बहू ने बेटे के जाते ही इतना अत्याचार करना प्रारंभ किया। कहते हुए वह फफक फफक कर रोने लगी। तभी विनोद ने कहा, अरे ताई, आप रोए मत। और ताऊजी कहाँ हैं? अब आपका बेटा आपके पास है। आपका बेटा विदेश में है तो क्या हुआ, यह दूसरा बेटा तो है ना आपके पास। अभी ये समझ लीजिए कि आप लोगों के दुख के दिन खत्म। आगे बताइए कि भाभी ने आपके साथ और क्या किया। तभी विमला जी बोली, बेटा, बहू ने घर की कामवाली को हटा दिया। सुबह सुबह मुझे घर के सारे काम करवाती और मैं अपने ही घर के काम करने में कैसे शर्म करके खुशी खुशी कर भी रही थी। लेकिन तेरे ताऊजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें लगातार खांसी आ रही थी। दीपक जब घर में था तभी से खांसी आ रही थी। उसने अपने पिता के इलाज के लिए कहा भी, लेकिन बहू ने कहा, अरे आपको बाबूजी के इलाज की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं अच्छी तरह से देखभाल कर रही हूँ बाबूजी और माँ की। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? ये सिर्फ आपके ही माँ बाबूजी हैं। बहू ने हमें धमकी दे रखी थी, अगर हमने मुंह भी खोला तो वह हमें घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देगी। इसलिए हम लोग डर के कारण दीपक से कुछ भी नहीं बोल पाए और उसके सामने खुश रहने का नाटक करने लगे। एक दिन बहू ने अपने जन्मदिन की पार्टी घर में ही रखी थी, जिसमें उसकी माँ और बहन और उसकी कुछ सहेलियाँ भी आई थी। तेरे ताऊजी को बहू ने कहा था कि वह अपने कमरे से ना निकले और मुझे रसोई में उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए लगा दिया। मैं नाश्ता बनाने में लगी रही और उधर तेरे ताऊजी इतनी खांसी आई कि उन्हें उल्टियाँ होने लगी और वह गर्म पानी मांगने के लिए बाहर निकल गए और थोड़ी उल्टी बाहर भी हो गई। अब क्या था, बहू का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने गुस्से से आंखों के इशारे में मुझे उन्हें अंदर ले जाने के लिए कहा। मैं जल्दी जल्दी उन्हें पकड़कर अंदर ले गई और उन्हें पानी दिया और उनकी उल्टी को साफ किया। उनकी सभी सहेलियां नाक सिकुड़ने लगी। किसी ने कहा कि छी छी मनीषा, तू इन गंवारों के साथ कैसे रह लेती है। किसी ने कहा,
अरे यह लोग तो नौकर रखने लायक भी नहीं है, फिर तो इन्हें कोई क्यों झेल रही है। किसी ने कहा, मैं तो ऐसे गंदे लोगों को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी किसी ने कहा, मनीषा, आखिर यह लोग कौन हैं जो तुम इन्हें अपने माथे पर बैठाकर रखी है। तभी मनीषा बहू ने कहा, यार यह लोग मेरे पति के गांव के लोग हैं। यह गरीब हैं, इसलिए मेरे पति ने इन पर तरस खाकर नौकर के रूप में काम पर रख लिया है। लेकिन बस अब और नहीं, अब तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता इनका नखरा। लेकिन तुम इन गंवारों के कारण अपना मन खराब मत करो। चलो तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं और थोड़ा गाना लगाकर नाचते हैं। बहू ने सभी के साथ उस दिन की पार्टी एंजॉय तो की, लेकिन पार्टी खत्म होते ही वह मुझसे बोली, बुढ़िया चल उठ और सारे बर्तन साफ कर। इधर तेरे ताऊजी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी कि उन्हें छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए मैंने भी कह दिया, बहू तेरे बाबूजी की तबीयत इतनी खराब है और तुझे सिर्फ काम की ही पड़ी है। काम तो बाद में भी हो जाएंगे। बहू चलो पहले तुम्हारे बाबूजी को अस्पताल लेकर चलते हैं। उनकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई है, थोड़ी तो दया करो। मैं बहू के सामने हाथ जोड़कर विनती करती रही, लेकिन पत्थर दिल बहू मुझ पर दया करने की बजाय मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर लाने लगी और कहने लगी, कामचोर बुढ़िया, तेरे बुड्ढे ने ज़्यादा खा लिया तो उसने उल्टी कर दी और तू काम करने से बचने के लिए बूढ़े की तबीयत खराब होने का बहाना बना रही है और काम से बचना चाहती है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दोनों की चालाकी को। कहते हुए बहू ने मुझे सारे बर्तन साफ करने के लिए कहा। जब तक मैंने बर्तन करने की हाँ नहीं कही, तब तक बहू ने मेरे बाल नहीं छोड़े। मैंने जैसे ही सारे घर के बर्तन साफ किए, फिर से सारे घर की सफाई करने के लिए बोली। तब तेरे ताऊजी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू कुछ तो रहम कर अपनी बूढ़ी सास ससुर पर। मुझे अस्पताल लेकर चलो, वाकई मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तभी बहू की माँ बोली, देख बेटी, अभी तो दामाद जी भी घर पर नहीं है और तू कहाँ से पैसे लाएगी इन बुढ़े बुढ़िया के इलाज के लिए। ऐसा कर, इन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल कर फेंक दे। तेरी बला से कहीं भी जाए और कहीं भी मरे। तुझे क्या, दामाद जी आएंगे तो कह देना इन दोनों ने तुझसे झगड़ा करके घर से सोना चांदी और सारे रुपए पैसे चोरी करके रात के अंधेरे में कहाँ चले गए, तुझे पता ही नहीं चला। तभी बहू की बहन भी बोली, हाँ दीदी, यह सही आइडिया दिया मम्मी ने, और तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर क्या था, बहू भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। तभी अपनी माँ और बहन की बातों में आकर हम दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब बाहर ठंड अधिक होने के कारण तेरे ताऊजी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैंने एक रिक्शे को रुकवाकर तेरे ताऊजी को उसमें बैठाया और सरकारी अस्पताल में ले गई। वहां जाकर पता चला कि उन्हें टीबी और शुगर हो गया है। शुगर के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बेटा, सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर ऋषभ, जिसको तेरे ताऊजी ने बचपन में पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, जिनकी बदौलत ही वह पढ़ाई में आगे बढ़ पाया था। वह भी तेरे काका को तुरंत ही पहचान गया, इसलिए उस डॉक्टर ने उनका इतना अच्छा इलाज किया कि वह अब बहुत हद तक ठीक हो गए हैं। लेकिन भूख पर अभी भी उनका काबू नहीं है बेटा, और हमारी आय का कोई भी साधन नहीं है कि मैं उन्हें समय समय पर पौष्टिक खाना दे सकूं। विनोद ने कहा, तो ताई जी, डॉक्टर ऋषभ ने आप लोगों के इलाज के अलावा और कोई सहायता नहीं की क्या? नहीं बेटा, ऋषभ तो कह रहा था कि हम उसके साथ उसके घर पर जाकर रहें, लेकिन तेरे ताऊजी की खुददारी ने रोक लिया और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन डॉक्टर विनय ने कहा है कि हमें अगर कोई भी परेशानी होती है तो उसे बताएं, लेकिन हमने उसे कभी कुछ नहीं बताया। यह सब तो हम तुझे भी नहीं
बताने वाले थे, लेकिन नसीब को यही मंजूर था। इसलिए शायद तेरे सामने यह बात खुल गई, वरना हमारी उम्र ही कितनी बची है। हमें अभी भी मौत आ जाए तो कोई गम नहीं है। बेटा विनोद थोड़ी देर तक तो सोचता रहा, फिर बोला कि आप मेरी कार में बैठिए और ताऊ जी कहाँ हैं, मुझे वहीं ले चलिए। तभी बिमला जी ने उन्हें एक टूटे फूटे मकान के पास उन्हें ले गई, जहाँ उनके पति दर्द से करहा रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वह खांस भी नहीं पा रहे थे। विनोद ने जब उनकी हालत देखी तो अपने आंसू रोक नहीं पाया, पर उन्हें जल्दी से उठाया और फिर से उस डॉक्टर ऋषभ को फ़ोन लगाया और उनकी तबीयत के बारे में बताया। तो डॉक्टर ऋषभ भी बिना देरी किए उनके इलाज के लिए तैयार हो गया। विनोद ने डॉक्टर ऋषभ को भी उनकी हालत के बारे में बता दिया। तभी दोनों ने मिलकर उनके रहने की व्यवस्था की। अब दोनों ने मिलकर बिमला जी के पति ज्ञान जी की इतनी सेवा की कि वह बहुत जल्दी ठीक हो गए। अब तो ज्ञान जी ने डॉक्टर साहब और विनोद दोनों के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह कुछ काम करना चाहते हैं, ताकि वह अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सके। उनकी बातों को सुनकर उन दोनों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि अब उनकी उम्र काम करने की नहीं रह गई है। आपका बेटा आपके साथ नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों आपके बेटे, आपकी दो भुजाएं के समान हैं। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन ज्ञान जी ने कहा, बेटा तुम्हारे विचारों और तुम्हारे प्यार का मैं दिल से सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम ही सोचो, जो इंसान जीवन भर काम करके खाया हो और वह अभी से आराम फरमाए, तो बताओ उसके हाथ पैर जाम नहीं हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए छोटे मोटे काम तो बता दो। मजबूरन विनोद ने उन्हें अपने पास ही कुछ काम पर रख लिया। विनोद उस शहर का जाना माना व्यापारी था, इसलिए उसने एक शोरूम को ज्ञान जी के हिस्से में ही डाल दिया कि वह उस शोरूम का लेन देन हिसाब किताब देखेंगे। बाकी और अन्य कामों के लिए सुपरवाइज़र और भी अन्य कर्मी रखे हुए थे। ज्ञान जी अनुभवी व्यक्ति थे। उनके अनुभव से वह शोरूम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। और एक दिन ऐसा आया कि विनोद की सारी प्रॉपर्टी में सबसे कीमती और नंबर 1 पोजीशन में वही शोरूम हो गया। उस शोरूम का नाम बच्चा बच्चा जानता था। एक दिन उस शोरूम में बम्पर ऑफर निकाला गया, जिससे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जो भी ब्रांडेड चीज़ें थीं, सभी के दाम आधे कर दिए गए थे। इस भीड़ में ज्ञान जी के बेटे बहू भी आए हुए थे, क्योंकि जब से उनकी बहू मानसी ने उन्हें घर से बाहर निकाला था, तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उनके बेटे की नौकरी भी छूट गई थी। अब अंजना को घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों तो ऑफर के लालच में कम दाम में कुछ मिल जाए, इसलिए इतने बड़े शोरूम में आए थे। बम्पर ऑफर शुरू होने के पहले पूजा अर्चना की जाती थी और मुख्य अतिथि के हाथों से फीता भी कटवाना था। लोग बड़े उत्साह में थे कि कौन है वह जो इतने बड़े शोरूम का फीता काटेगा। जब पूजा अर्चना हो गई, तब तो विनोद और उसके परिवार के सभी लोगों ने पूजा अर्चना की, लेकिन जब फीता काटने की बारी आई, तब ज्ञान जी और बिमला जी चमचमाती कार से उतरकर सीधे वहां पहुंचे जहां चीफ गेस्ट के आगमन का अनाउंसमेंट हो रहा था। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। तब सभी ने उनका स्वागत बहुत ही उत्साह के साथ किया। बिमला जी के बेटे दीपक ने अपने पिताजी को नए सूट में और अपनी माँ को चमचमाती सिल्क साड़ी पहने देखा तो उसकी आंखें तो चौंधिया गई। वही मानसी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि उसके ही सास ससुर हैं, जो कुछ दिनों पहले फटे हाल थे, लेकिन आज उन्हें इस रूप में देखकर उसकी आंखों के सामने तो अंधेरा छाने लगा।
दीपक लपक कर अपने बाबूजी के पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर इतने बड़े समारोह में इस तरह मिलना उसे ठीक नहीं लगा और वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ज्ञानजी को माइक दे दिया गया, लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, ताकि उन्हें भी हौसला मिले। उन्होंने कहा, इंसान को किसी भी उम्र में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो निरंतर प्रयास करता रहता है वह एक न एक दिन जरूर सफल हो जाता है। जिस प्रकार नदी का पानी बहता रहता है तो वह हमेशा साफ रहता है, वही तालाब का पानी एक ही जगह स्थायी रहता है, जिसके कारण उस पानी से बदबू आने लगती है। इसलिए अपने समय को सही जगह इस्तेमाल करते रहना चाहिए। फिर देखिए, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। उनके इतना कहते ही फिर से एक बार पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब ज्ञानजी और बिमला जी दोनों अपने कैबिन की ओर जाने लगे तो दीपक उनके पीछे पीछे दौड़कर जाने लगा और पिताजी पिताजी कहता हुआ चिल्लाने लगा। तभी उनके पीछे चल रहे उनका सेक्रेटरी बोला, अरे आप कौन हैं और पिताजी किसको चिल्ला रहे हैं? तभी दीपक रोता हुआ बोला, जो सब सामने जा रहे हैं वही मेरे पिताजी हैं, प्लीज़ उनसे मेरी बात करवा दो। तभी सेक्रेटरी बोला, अच्छा, पैसे वाला देखा नहीं कि आपको रिश्ते याद आ गए। चलिए जाइए यहाँ से। हो सकता है आपके पिताजी की शक्ल इनसे मिलती हो, लेकिन यह आपके पिताजी नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है उनके बेटे तो हमारे मालिक विनोद सर और डॉक्टर ऋषभ सर हैं। विनोद और ऋषभ सुनकर दीपक दंग रह गया और उसने उस सेक्रेटरी का पैर पकड़कर बोला, भाई मैं सच कह रहा हूँ, वह मेरे पिताजी ही हैं, मुझे कोई गलती नहीं हुई है, प्लीज़ आप एक बार उनसे मेरी बात करवा दीजिए। तभी ज्ञानजी अपने सेक्रेटरी को कैबिन में ना पाकर बैल बजाई तो वह दौड़कर उनके पास गया। ज्ञानजी बोले, कहाँ रह गए थे बेटे तुम? तब उस सेक्रेटरी ने वह सारी बातें बताई जो दीपक ने उसे कही थी। ज्ञानजी बिमला जी की ओर देखकर आंखों के इशारे से पूछे, क्या करूं? बिमला जी की ममता अब ज़्यादा देर तक कठोर नहीं रह सकी। अंततः वह पिघल ही गई और उन्होंने हाँ में स्वीकृति दे ही दी। ज्ञानजी ने इशारे से हाँ कह दिया। दीपक दौड़ कर आया और अपने पिता के कदमों में गिर गया, माँ को गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, माँ, पिताजी, आप दोनों रात के अंधेरे में कहाँ चले गए थे और आपने सारे गहने रुपए पैसे चोरी करके इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है क्या? तभी बिमला जी मारे क्रोध के अपने सीने से लगाए अपने बेटे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह एक दीवार से जा टकराया। फिर बिमला जी ने कहा, अरे दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आई अपने जन्मदाता माँ बाप पर उंगली उठाते हुए, इतना गंदा इल्ज़ाम लगाते हुए? मेरा इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले हमारे कान बहरे ही क्यों नहीं हो गए? और तुझे जैसे नमक हराम बच्चों को देखने से पहले हमारी आंखें फट ही क्यों नहीं गई? अगर अपनी सलामती चाहता है तो तू यहाँ से अभी के अभी निकल जा, वरना गार्ड को बुलाकर इतना मार मार कर बाहर निकलवाऊंगी कि शायद सांस लेने लायक और पानी पीने लायक भी ना बचेगा। माँ की ऐसी तीखी बातें सुनकर दीपक दंग रह गया। मतलब मानसी ने उसे झूठ कहा था। तब वह 2 महीने बाद विदेश से घर लौटा तो मानसी ने उसे बताया कि उसके माँ बाप रात के अंधेरे में सारा सोना चांदी लेकर पता नहीं कहाँ रातों रात गायब हो गए, पता ही नहीं चला। और बदनामी के डर से उसने पुलिस को कंप्लेंट नहीं की। लेकिन जैसे ही दीपक वह विदेश से वापस आ रहा था, उसका जितना भी काम किया हुआ था वह एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड था। वह पेन ड्राइव ही चोरी हो गया, जिसके कारण उसे कंपनी से निकाल दिया गया। अब तो उन्हें भरपेट खाने के लिए भी बहुत ही जीतोजहद करनी पड़ती है। तभी वहाँ विनोद आ गया और दीपक से कहा, अरे तुम कौन हो भाई?
और मेरे पिताजी के कैबिन में क्या कर रहे हो? दीपक बोला, विनोद भाई, तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं तेरे बचपन का यार। हम दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे यार। हाँ, और आज बीवी आने के बाद दोस्तों को क्या, माँ बाप को भी भूल गया। कहते हुए विनोद ने दीपक को 2 थप्पड़ से गाल पर जड़ दिए। तभी ज्ञानजी बोले, हाँ बेटा, यह तो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। शायद हम लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती और ना ही हम लोग चोर कहलाते। इसने एक बार भी अपने माँ बाप को ना ही ढूंढने की कोशिश की, ना ही यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या सच में इसके माता पिता चोरी कर सकते हैं या कोई और। दीपक को समझ में आ गया कि उसकी पत्नी की माँ और बहन नए नए गहने कहाँ से पहनती हैं। तब विनोद ने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और वह सारी बातें बताई कि किस तरह से उसके माँ पिताजी को उसकी पत्नी ने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और यह दोनों बुजुर्ग बीमारी की हालत में भी कितनी परेशानियों का सामना करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अब दीपक सारा माजरा समझ गया कि यह मानसी उसकी माँ और उसकी बहन की ही चाल थी और उसे झूठ बोल दिया गया था। दीपक जब अपने पिता के कैबिन में गया तब मानसी उसको बहन और माँ के साथ जैसे ही अपने सास ससुर को इतने बड़ी पोजीशन में देखा तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया और वह वहीं लुढ़क गई। उसकी माँ बहन शॉपिंग करना छोड़कर उसे अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया उसे लकवा हो गया है, जिसके कारण ना वह बोल पा रही थी और ना ही वह हाथ पैर हिला पा रही थी। अब दीपक गुस्से से भर घर गया, देखा मानसी घर पर नहीं है। उसने देर रात तक इंतज़ार किया। जब देर रात तक वह घर नहीं पहुंची तो उसने अपने सासू माँ को फ़ोन कर लगाया। तब उन्होंने बताया कि वह मानसी को अस्पताल लाई हैं और उसे लकवा हो गया है। दीपक जब अस्पताल पहुंचा तब मानसी सिर्फ आंसू बहा रही थी। वह ना बोल पा रही थी और ना ही हाथ पैर हिला पा रही थी। तब दीपक ने इसकी सूचना अपनी माँ को दी। बिमला जी अस्पताल पहुंची तो मानसी पश्चाताप में सिर्फ आंसू बहा रही थी। बिमला जी ने डॉक्टर ऋषभ को उसका इलाज करने के लिए कहा और वह जल्दी ही ठीक भी हो गई। अब मानसी अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। दीपक भी अपने माँ पिताजी को अपने साथ चलने के लिए कहता रह गया, लेकिन वह दोनों उनके साथ नहीं गए। लेकिन हाँ, ज्ञानजी ने अपने बेटे दीपक को अपने शोरूम में मैनेजर के पद पर काम में ज़रूर रख लिया, लेकिन रिश्ता ऐसा रखा सिर्फ एक मालिक और एक नौकर का। अब मानसी को हमेशा आत्मग्लानि हो रही थी कि वह कभी भी अपने सास ससुर से आंखें नहीं मिला पाएगी। उसकी नज़रें अब हमेशा झुकी ही रहती थी। दोस्तों, यह जीवन का परम सत्य है। जो जैसा करता है आज नहीं तो कल फल भोगना पड़ेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। धन्यवाद।